गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जी के कुछ कार्यक्रम में। और प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था। देखिए यूपीएससी 2018 में इसको पूछा गया था कि भारत का जो संविधान है वो संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया। ऑप्शन देखिएगा 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1948 और 26 नवंबर 1949। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर की, तो सही उत्तर है आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बात करें अगर इसकी तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संवैधानिक कमेटी द्वारा संवैधानिक सभा द्वारा इसको क्या किया गया, इसको अपनाया गया। भारत का एक जो संसदीय संरचना, भारत एक संसदीय संरचना द्वारा एक शासित है और इसका और यह ना एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा एक लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। अतः भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये दो डेट्स इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया यानी अधिनियमित कर दिया गया। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी। एमटीएस 2019 में पूछा गया। श्रीमती जयललिता, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर इंदिरा गांधी। कौन थी भारत की पहली विदेश मंत्री। और प्यारे अभ्यर्थियों देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी यानी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1964 से लेकर के 1966 तक बतौर एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में काम किया। जनवरी 1966 से लेकर के मार्च 1977 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद की भूमिका भी निभाई। साथ ही साथ 5 सितंबर 1967 से लेकर के 14 फरवरी 1969 तक इन्होंने विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया। आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है। मार्मगांव बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखिए एनटीपीसी 2021 में इसको पूछा गया था। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो देखिए भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए आपका जो समुद्री बंदरगाह है मुख्य, वो है प्यारे अभ्यर्थियों आपका कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह इसको सही करेंगे, सी ऑप्शन को बिल्कुल सही करेंगे। देखिए कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो यह केरल के कोच्चि में अरब सागर से लेकर के लक्षद्वीप और लक्षद्वीप से लेकर के आपके हिंद महासागर समुद्री मार्ग पे आपको मिलेगा। यानी कि बात करें तो देखिए केरल के आपके वेम्बनाड झील में स्थित है। हमेशा इसकी लोकेशन जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो हमेशा इसको डिटेक्ट करिएगा। वेम्बनाड झील के पास स्थित है, जो भारत में सबसे बड़ा जहाज निर्माता और रख रखाव की सुविधा भी प्रदान करता है। मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको शिपयार्ड भी मिलेगा। साथ ही साथ क्या है कि नमक के व्यापार और नमक के निर्यात को लेकर के जो सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है वो है आपका कोच्चि। ठीक है। बाकी जो है तो अन्य जो है तो विदेशों के लिए क्या होता है, यहाँ से बहुत सारा मसाला है, कॉफ़ी है, यहाँ से क्या है आयात और निर्यात की जाती है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रजवाड़ा महल जो सांस्कृतिक धरोहर परियोजना के अंतर्गत आता है वह कहाँ पर स्थित है। जबलपुर, उज्जैन, इंदौर या फिर मांडू। सीपीयूएसआई 2019 में से पूछा गया और बात करें सही उत्तर है आपका इंदौर में। सी ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा। बात करेंगे आपके इस राजवाड़ा महल की तो देखिए यह इंदौर में स्थित है। इसे मध्य प्रदेश के इंदौर मतलब कि जिले का जो ना हृदय भी कहा जाता है। अब अगर कभी भी जैसे पूछा जाए या फिर अगर आप एमपीपीसीएस के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इंदौर जिले का जो हृदय है, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका मतलब क्या आपका ये रजवाड़ा महल। ठीक है। ये महल जो है तो 7 मंजिला इमारत है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ये आपका महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, आपका रजवाड़ा महल। अगले प्रश्न पे आ जाए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों में सत्र न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान करता है। एसएससी सीजीएल 2021 में इसे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के दोनों सदनों में सत्र न होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 123, 121, 124 या फिर 122। एसएससी सीजीएल ने इसे पूछा था प्यारे अभ्यर्थियों। और सही उत्तर की अगर बात करेंगे तो देखिए ये है आपका सही उत्तर मिलेगा 123। 123 अनुच्छेद 123 यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बात करेंगे तो देखिए अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है।
यानी संसद के द्वारा जो बनाई गए जो कानून है उसके बराबर ही होती है अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, और ये तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। ठीक है, अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद भी इसे संसद के 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है, अगर जैसे मतलब आपका अध्यादेश है और अध्यादेश अगर आपका अधिसूचित हो गया तो अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद इसे संसद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना आवश्यक हो जाता है। तब ये आपका क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अधिकार मतलब प्रदान करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है यूएनडीपी का मानव विकास वितरण किन 3 संकेतकों को संयोजित करके विकास की माप करता है। CHSL 2022 में से पूछा गया। यूएनडीपी की बात करें प्यारे विद्यार्थी तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास जो आपका प्रोग्राम है वो मानव विकास वितरण के इन 3 संकेतकों को संयोजित करके विकास की माप करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत वेतन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विकास, या फिर प्यारे अभ्यर्थियों इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर होगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें देखिए HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है विकास के 3 क्षेत्रों में देश के औसत प्रदर्शन का आकलन किया करता है। विकास के 3 क्षेत्रों में करेगा। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन 3 पर HDI अक्सर जो है तो काम करता है। और क्या होता है कि देखिए HDI की बात करेंगे अगर तो देखिए HDI आपके वर्ष 1990 में पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, आपने नाम सुना होगा महबूब उल हक। तो महबूब उल हक ने क्या किया, इनके द्वारा विकसित किया गया था। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा HDI को विकसित किया गया। साथ ही साथ क्या किया गया कि देखिए वर्तमान में HDI की अगर बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो वर्तमान में HDI में भारत की 134वीं रैंक है। ठीक है, यानी भारत जो है 134वें पायदान पर मिलेगा आपको। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर आ जाएं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। दिल्ली पुलिस ने इसे पूछा था 2023 में और सही उत्तर होगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखिए जो महाराष्ट्र सरकार है इसने क्या किया है कि दही हांडी के इस खेल आयोजन को मतलब कि क्या किया है कि एक साहसिक खेल का दर्जा प्रदान किया है। दही हांडी उत्सव पर पूरे राज्य में एक सार्वजनिक अवकाश भी प्रदान किया जाता है। और साथ ही साथ क्या है कि महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और इसे क्या है कि एक सार्वजनिक महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक राज्य का अवकाश घोषित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दही हांडी को खेल आयोजन के रूप में एक मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आ जाए। यूपी लोअर PCS लोअर 2019 में पूछा गया। यूपी स्पेशल से संबंधित है कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है। यूपी लोअर 2019 पूछ रहा है, इससे देखिए सरिस्का, अमनगढ़, जिम कार्बेट या फिर पन्ना। कौन सा उत्तर आपका प्यारे अभ्यर्थियों सही है। और सही बात करें अगर तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन यानी अमनगढ़। अमनगढ़ जो है तो आपके बाघों के संरक्षण से संबंधित उत्तर प्रदेश का एक विशेष अभ्यारण्य है। क्लियर हुआ। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों देखिए यूपी में बाघों के संरक्षण हेतु 13 जो है तो 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। पहले अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है जो कि आपके लखीमपुर में स्थित है, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ अमनगढ़ की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों ये लखनऊ के निकट स्थित बिजनौर के पास स्थित है, जिसकी स्थापना आपकी 2012 में हुई थी। तीसरा आपका पीलीभीत में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में, ये इसे 2014 में इसको स्थापित किया गया था। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले अभी आपके जो है तो चौथा जो हाल ही में एक रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया, आपके रानीपुर चित्रकूट के पास स्थित है, बांदा के पास में है चित्रकूट जनपद। यहाँ पे जो है तो रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया। क्लियर है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तो ये चौथा मतलब आपका एक विशेष अभ्यारण्य बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर अति प्रसिद्ध है। मेरठ, मुरादाबाद, देवरिया या फिर सहारनपुर। और प्यारे अभ्यर्थियों यूपी PCS 2020 में से पूछा गया और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका सहारनपुर। जब भी प्यारे अभ्यर्थियों यूपी स्पेशल में काष्ठ नक्काशी की बात हो तो सहारनपुर आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है तो ये आपके सांस्कृतिक धरोहरों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है, यानी अति प्रसिद्ध है ये। संत शाह हारून चिश्ती ने क्या किया था कि इसे मतलब कि इसके नाम पर इसका नाम दिया था सहारनपुर।
संत शाह हारून चिश्ती जो है, इनके नाम पे सहारनपुर का नाम पड़ा था। ये जो है तो विशेष प्रकार से लकड़ी पर यानी काष्ठ पर जो है तो नक्काशी का एक कुटीर उद्योग जो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, ये आपको सहारनपुर में मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग है वो आपके कहाँ पे सबसे ज़्यादा, सहारनपुर में मिलेगी। बात करें प्यारे तो मेरठ, तो मेरठ आपके खेल कूद से संबंधित है। मुरादाबाद पीतल उद्योग से संबंधित है। इसी प्रकार आते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? और प्यारे अभ्यर्थियों बात करेंगे तो सही उत्तर है यहाँ पे आपका ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे प्यारे अभ्यर्थियों बात करेंगे तो देखिए 55 वर्षीय है, सबसे उम्रदराज महिला पूछी गई है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली। तो देखिए 55 वर्षीय आपकी ज्योति रात्रे ने क्या किया, जो कि आपके मध्य प्रदेश की निवासी हैं। इनका ये एक दूसरा प्रयास था, यानी कि इनका ये दूसरा प्रयास था जब इन्होंने क्या किया है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इनके पहले प्रयास के बारे में बात करें तो इससे पहले प्यारे अभ्यर्थी उन्होंने क्या किया था कि 2023 में खराब मौसम के कारण 8,160 मीटर ऊंचाई से इन्हें क्या करना पड़ा था, वापस लौटना पड़ा था। 8,160 मीटर ऊपर, मतलब इतना चढ़ गई थी माउंट एवरेस्ट में, वहाँ से इन्हें नीचे आना पड़ा। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। ऐसा करने वाली ये सबसे जो है ना उम्रदराज भारतीय महिला के रूप में बन गई हैं आपकी ज्योति रात्रे। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें अंतिम सवाल की, तो अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जिसे CERC के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहन झा, रमेश बाबू V, या फिर विमल पांडे, या फिर जगदीप सहगल? और सही उत्तर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सही उत्तर है आपके सामने प्यारे अभ्यर्थियों आपका रमेश बाबू V। रमेश बाबू V की बात करें अगर प्यारे अभ्यर्थियों, तो देखिए इन्हें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के एक नए सदस्य इन्हें बनाया गया है। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने क्या किया है कि इन्हें पद और गोपनीयता की मतलब शपथ दिलाई है। तो हाल ही में हम कह सकते हैं कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं, ये नए अध्यक्ष हैं आपके रमेश बाबू V। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो थे आपके RK सिंह ने इन्हें क्या किया कि गोपनीयता की इन्हें शपथ दिलाई अभी हाल ही में। प्यारे अभ्यर्थियों आज के सवाल की अगर चर्चा करेंगे तो पिछली कक्षा में आपसे पूछा गया था, मैंने पूछा था आपसे कि सारथी ऐप जो है तो किसने लॉन्च किया था, और इसका सही उत्तर प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो 4 ऑप्शन में से सही उत्तर था आपका सेबी जो है तो बहुत सारे जो है तो अभ्यर्थियों ने, आप सभी ने जो है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। सही जवाब देने वालों की बात करें तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आपकी रेशमा, सीलू विश्वकर्मा, रानी, पूजा कुशवाहा, कोमल शिवहरे, और इसके बाद में बात करें तो एक आपकी जो है तो यूट्यूब चैनल है शिवहरे चैलेंज, इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब बात करते हैं आज के सवाल का, तो आज का प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रश्न है आपके सामने प्यारे अभ्यर्थियों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं? ऑप्शन है आपके सामने, संत रविदास नगर, सोनभद्र, कानपुर, या फिर पीलीभीत। बिल्कुल सही उत्तर इसका कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।